अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह, दुनिया का सबसे पुराना देश, आज दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड बन चुका है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हम बात कर रहे हैं सीरिया की। आजकल न्यूज़ में आप सुन रहे होंगे कि असद भाग गया, नया प्रेसिडेंट आया है, अमेरिका पर हमला हुआ है। लेकिन अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है कि ये असद कौन है, ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई है, कौन किससे लड़ रहा है, और इस छोटे से देश में अमेरिका, रशिया, ईरान, इजराइल क्यों कूद गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम 1970 से लेकर दिसंबर 2025 तक की पूरी कहानी डिकोड करेंगे। एक आई डॉक्टर कैसे डिक्टेटर बना, कैसे स्कूल के बच्चे की एक ग्राफ्टी ने पूरे देश को जलाकर राख कर दिया, और आज सीरिया किसके कब्जे में है। स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है जैद और आज हम इस सीरिया की कंप्लीट हिस्ट्री को जानेंगे। कहानी शुरू करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि सीरिया एक्चुअली में है कहाँ। सीरिया मिडिल ईस्ट का हार्ट है। इसकी ज्योग्राफी ही इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। मैप देखिए, सीरिया 5 देशों से घिरा हुआ है। पहला तुर्की, जो नॉर्थ में है, जो चाहता है कि सीरिया में कुछ पावर में रहे। सेकंड इराक, जो ईस्ट में है, जहां से ISIS पैदा हुआ। थर्ड जॉर्डन, जो साउथ में है। एंड द फोर्थ इजराइल, जो साउथ वेस्ट में है, सीरिया का सबसे बड़ा और पुराना दुश्मन। एंड द फिफ्थ वन लेबनान, जो वेस्ट में है। अब समझते हैं सीरिया के लोगों को। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पर ही पूरी लड़ाई टिकी हुई है। सीरिया में मेनली 3 ग्रुप्स हैं। पहला सुन्नी मुस्लिम्स, जो 74% है, ये एक्चुअली मेजोरिटी में है, जो आम जनता है हमारी। सेकेंड इज एलावाइट्स, जिसको हम शिया मुस्लिम्स पे कहते हैं, जो वहाँ पर 10% है, ये माइनॉरिटी में। असद फैमिली इसी से बिलोंग करती है। द थर्ड वन इज कुद्स, दैट इज ऑफ 10%। ये अलग एथनिसिटी के लोग हैं जो अपना अलग एक देश बनाना चाहते हैं। एंड द फोर्थ वन इज क्रिश्चियंस एंड अदर्स, जो अराउंड 5 to 6% है। एंड प्रॉब्लम ये थी कि देश सुन्नियों का था और पावर शिया के पास थी। अब आप खुद सोचिए, 10% लोग बाकी 90% पर राज कर रहे हैं, और यहीं से शुरू होती है असद डायनेस्टी। बात करते हैं 1970 की। सीरिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। तब एक एयर फोर्स पायलट ने तख्ता पलट किया और पावर अपने हाथ में ले ली। उनका नाम था हाफिज अल असद, जो बशर के पिता थे, जिसका जिक्र हम आगे वीडियो में करेंगे। उन्हें पता था कि मेजोरिटी सुन्नीज में है, उन्हें पसंद नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने डर का राज शुरू किया। उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक जाल बिछाया, जिसे अरेबिक में मुखाबारत कहते हैं। ये एजेंसी इतनी पावरफुल थी कि कोई भी प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं बोल सकता था। साल आता है 1982, जब मुस्लिम्स ब्रदरहुड यानी सुन्नी ग्रुप ने हाफिज के खिलाफ आवाज उठाई। तब हाफिज ने हामा शहर को घेर लिया और उस पर बम गिरा दिए। लगभग 30,000 से 40,000 लोग उस हमले में मारे गए। हाफिज ने दुनिया को एक्चुअली ये मैसेज दिया कि अगर कोई मेरे खिलाफ बोले तो मैं तुम्हारा शहर नक्शे से मिटा दूंगा। हाफिज ने लगभग 30 साल तक सीरिया को लोहे के हाथों से चलाया। उसमें स्टेबिलिटी थी, इकोनॉमी थी, सब कुछ था, बट फ्रीडम नहीं थी। साल 2000 में हाफिज अल असद की मौत हो गई। अब राजा कौन बनेगा? हाफिज का बड़ा बेटा बसल। वो राजा बन सकता था, लेकिन उनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती, तो मजबूरन उनके छोटे बेटे को लंदन से वापस बुलाया गया। मिलिए बशर अल असद से। ये पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते थे। ये लंदन में ऑप्थोमोलॉजी यानी आंखों की पढ़ाई कर रहे थे। इनकी शादी एक ब्रिटिश बॉर्न लड़की अस्मा से हुई थी। जब बशर 2000 में प्रेसिडेंट बने तो सीरिया के लोगों को उम्मीद जगी। उन्हें लगा कि ये पढ़ा लिखा डॉक्टर है, ये लंदन से आया है, ये डेमोक्रेसी लाएगा। शुरुआत में बशर ने कुछ रिफॉर्म्स भी किए, जैसे डेमस्कस स्प्रिंग, जिसमें वुमेन्स राइट और एजुकेशन के बारे में रिफॉर्म्स की बात की गई, जिसमें इंटरनेट लाया गया एंड वहाँ की इकोनॉमी खोली गई। लेकिन एज वी नो, पावर करप्ट्स एवरीवन। धीरे धीरे बशर के आसपास के पुराने जनरल्स और उनकी फैमिली ने उन्हें समझाया कि अगर डर खत्म हुआ तो हम खत्म हो जाएंगे, और बशर पर उनकी बातों का इस तरह असर हुआ कि वो डॉक्टर से डिक्टेटर बन गए। फास्ट फॉरवर्ड टू 2011, पूरी अरब दुनिया में अरब स्प्रिंग चल रहा था। तुनीशिया, इजिप्ट, लीबिया एंड जॉर्डन में डिक्टेटर्स गिर रहे थे। सीरिया शांत था। एक्चुअली लोगों को लग रहा था कि बशर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चिंगारी एक छोटे से शहर दारा में लगी। मार्च 2011 में कुछ 12-14 साल के स्कूल के बच्चों ने खेल खेल में दीवार पर स्प्रे पेंट से लिख दिया, इजाक अल दूर या डॉक्टर, यानी डॉक्टर अब तुम्हारी बारी है। ये असद के लिए डायरेक्ट चैलेंज था। पुलिस ने उन बच्चों को उठा लिया,
उनको जेल में डाल दिया एंड इवन उनके नाखून तक उखाड़ लिए, उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर किया। जब उन बच्चों के पेरेंट्स पुलिस के पास गए उनको लेने, तो पुलिस ने कहा कि भूल जाओ इन बच्चों को, नए बच्चे पैदा कर लो, अगर नहीं कर सकते तो बीवियों को भेजो, हम कर देंगे। इस घटिया जवाब ने पूरे शहर के लोगों को सड़क पर ला दिया। लोगों ने शांति से प्रोटेस्ट किया। बशर के पास माफ़ी मांगने का मौका था, लेकिन बशर ने वही किया जो उनके पिता ने 1982 में किया। क्या? गोली चलवा दी। और यहाँ से सीरियन सिविल वॉर शुरू हो गई। 2012 आते आते ये लड़ाई सिर्फ बशर वर्सेस पीपल नहीं रही। सीरिया एक चेस बोर्ड बन गया, यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग लड़ने आ गए थे। देखिए, समझते हैं इस पूरे सिचुएशन के कौन किससे लड़ रहा था। तो द फर्स्ट वन इज टीम असाद, जिसमें टीम असाद के साथ थे। द फर्स्ट वन इज रशिया। रशिया ने असाद को बचाया क्योंकि सीरिया में रशिया का एकमात्र नेवल बेस था। सेकंड इज ईरान। ईरान एक खुद शिया देश है और असद भी शिया से बिलोंग करते हैं, तो इसमें उन्होंने अपने फाइटर सेलेक्ट किए। द थर्ड इज लेबनान, जहाँ पर हिजबुल्लाह ग्रुप ने असद को बचाया। द सेकंड इज टीम रिबल। टीम रिबल में थे यूएसए, तुर्की एंड सऊदी अरेबिया एंड कतर। इन्होंने रिबल्स को हथियार दिए और पैसे भी दिए ताकि असद को गिराया जा सके। और एक्चुअली इनका मानना ये था कि वहाँ पर सरकार जो होनी चाहिए वो सुन्नी कम्युनिटी की होनी चाहिए। द थर्ड इज एंड द मेन इंपॉर्टेंट, द मॉन्स्टर, द ISIS। इस केओस के बीच इराक से ISIS घुसा है। इन्होंने कहा कि ना हम असाद के साथ हैं, ना हम रिबल्स के साथ हैं, हम सबको मारेंगे। इन्होंने राका को अपनी राजधानी बनाया और दुनिया ने वो बैरबैरिक वीडियो देखा। एंड द लास्ट इज द कुद्स। नॉर्थ में कुद्स ने कहा कि हमें अपनी अलग ज़मीन चाहिए। अमेरिका ने उन्हें सपोर्ट किया ताकि वो ISIS को मार सके। सोचिए, एक छोटा सा देश और 4-5 अलग अलग वॉर्स चल रही हैं, एंड इसका रिजल्ट क्या होता है? 3 लाख से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, आधी पॉपुलेशन बेघर हो जाती है, एंड ड्यू टू विच इसी वजह से यूरोप रेफ्यूजी क्राइसिस हमें देखने को मिलता है। 2018 से 2023 तक लगने लगा था कि असद जीत गए। रशिया की एयरफोर्स ने रिबल्स को कुचल दिया। असद ने 70% देश वापस ले लिया। अरब देशों में असद को गले लगाना शुरू कर दिया था। दुनिया ने मान लिया था कि भाई असद कहीं नहीं जा रहा। लेकिन नवंबर 2024 में इतिहास पलट गया। क्यों? क्योंकि असद के 2 बॉडीगार्ड्स कमज़ोर पड़ गए। द फर्स्ट वन इज रशिया। रशिया यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ था। एंड द सेकंड इज हिजबुल्लाह, जो इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह को तोड़ दिया था। अब असद अकेले पड़ गए। इसका फ़ायदा उठाया HTS, हयात ताहिर अल शाम ने, जो पहले अलकायदा का पार्ट था लेकिन अब रिबल्स गवर्नमेंट चला रहा था। 27 नवंबर 2024 को उन्होंने हमला किया और सिर्फ 12 दिन में 50 साल की डिक्टेटरशिप गिर गई। 8 दिसंबर 2024 को बशर अल असद दमस्कस छोड़कर मॉस्को भाग गए। अब आते हैं आज, यानी दिसंबर 2025 पर। असद गया तो क्या सीरिया में शांति आ गई? जवाब है नहीं। आज सीरिया 3 खतरों से लड़ रहा है। पहला है कि नया जो प्रेसिडेंट है अहमद अल ज़हारा, वो एक्चुअली एक्स अलकायदा के पार्ट है। वो सूट पहनते हैं लेकिन उनकी आइडियोलॉजी एक्सट्रीमिस्ट है। माइनॉरिटीज़ जैसे शिया और क्रिश्चियन डर रहे हैं कि अब उनका बदला लिया जाएगा। एंड रिसेंटली 26 दिसंबर को होम्स में एक सेक्रेटेरियन ब्लास्ट भी होता है। Well, at least 8 people are reported to have been killed, around 20 others injured in an explosion during Friday prayers inside a mosque in the Syrian province of Homs. The attack happening in the Alawite Wadi al-Dahab neighborhood. Local officials quoting as saying it may have been caused by a suicide. सेकेंड, असद की आर्मी हटते ही ISIS वापस आ रहा है। अभी 13 दिसंबर 2025 को उन्होंने पामियारा में 2 अमेरिकन सोल्जर्स मार दिए। Breaking news, 2 U.S. soldiers and an interpreter killed in an ambush attack in Syria. The Pentagon saying it happened as after an... थर्ड, इसराइल ने मौका देखते साउथ सीरिया पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि ये बफर जोन बना रहे हैं। अब देखिए, सीरिया आज आज़ाद नहीं है बल्कि लॉलेस है। बिजली नहीं है, खाना नहीं है, एंड इवन करेंसी भी कोलैप्स हो चुकी है। लोग असद से नफरत करते थे लेकिन अब डर रहे हैं कि जो नया निज़ाम आया है वो उससे भी बुरा ना हो। देखिए, सीरिया में जो हो रहा है उसको देखते हुए हमें एक्चुअली 2 चीज़ हमें समझ में आती है। पहली ये है कि पावर का नशा। अगर किसी सत्ता में बैठे शख्स को पावर खोने का डर हो जाए तो वो पूरे देश को अपने स्वार्थ के लिए जला सकता है। दूसरा है फॉरेन इंटेलिजेंस या फॉरेन इंटरफेरेंस। अगर कोई बड़ा देश जैसे USA या रशिया किसी छोटे देश में एंट्री करते हैं और वो लड़ते हैं आपस में,
तो वहाँ उस देश का बर्बाद होना तय है। देखिए अभी भी सीरिया का जो फ्यूचर है वो बहुत धुंधला है, ठीक है। हमें नहीं पता कि कब वो दोबारा देश बनेगा, बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा, या फिर वो ऐसे ही टुकड़ों में रह जाएगा। आपका क्या कहना है आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स वीडियो सिंपल भाषा में समझ आई है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि लोग सिर्फ हेडलाइंस नहीं असलियत भी जानें। ठीक है, मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। जय हिंद।